हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे भैया जब भी मुझे देखते थे तो उनकी नज़रों में एक अजीब सा संदेह झलकता था। उनकी नज़रें हमेशा मुझे असहज कर देती थीं। फिर एक दिन भैया ने मुझे अपना वह दिखाकर रात भर मेरा नाम नंदिनी है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। यह शहर बड़ा तो नहीं, लेकिन यहाँ का हर कोना मेरे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस शहर में मेरे साथ मेरे परिवार का छोटा सा संसार है, जिसमें मेरी माँ और मेरे बड़े भैया सुमित शामिल हैं। मेरा जीवन साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी परतों के नीचे छिपे रहस्य कभी कभी मुझे बेचैन कर देते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे पापा का निधन हो गया। वह हादसा मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका था। मैं इतनी छोटी थी कि उस समय का दर्द शायद पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, उस खालीपन का एहसास गहराता गया। पापा का चले जाना हमारे परिवार के लिए एक ऐसी खाई छोड़ गया जिसे भरना शायद कभी संभव नहीं था। माँ ने हमेशा अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें संभाला। वह एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनके दिल में जो दृढ़ता और साहस है, वह मुझे हमेशा प्रेरित करता है। भैया सुमित, जो मुझसे कई साल बड़े हैं, मेरे लिए पिता समान रहे। पापा के जाने के बाद भैया ने हमारी जिंदगी को संभालने की पूरी कोशिश की। वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, कम से कम यही हम जानते थे। पापा के निधन के बाद गांव के लोगों और मेरे दोस्तों ने कई बार कहा कि पापा की मौत एक हादसा नहीं थी। यह बात मेरे दिल में हमेशा एक सवाल छोड़ जाती थी, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन तब मैं इतनी छोटी थी कि इन बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी छोटी सी दुनिया में खोई रहती थी। वक्त बीतता गया, मैं बड़ी हुई और ये सवाल मेरे साथ साथ बढ़ते गए। भैया हमेशा से शांत स्वभाव के थे। वह बहुत जिम्मेदार और स्नेही थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ऐसा था जिसे मैं कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। भैया का जीवन हमेशा मेरे लिए एक पहेली बना रहा। वह कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें घर पर पढ़ाई से संबंधित किसी काम में व्यस्त नहीं देखा। न ही उनके किसी सहकर्मी या छात्र से मुलाकात हुई। एक दिन जब भैया घर पर नहीं थे, मैंने मौका देखकर उनके कमरे की ओर कदम बढ़ाए। मेरा मन आशंकाओं से भरा हुआ था। उनकी अलमारी में कॉलेज से जुड़े दस्तावेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। यह मेरे शक को और गहरा कर गया। आखिर भैया किस कॉलेज में पढ़ाते हैं? वह कौन सा विषय पढ़ाते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मैं किसी जवाब तक नहीं पहुंच पा रही थी। अलमारी में कुछ खास न पाकर मैंने उनके कमरे का और गहराई से निरीक्षण करने का सोचा। अचानक मेरी नज़र बिस्तर के नीचे रखी एक धूल भरी संदूक पर पड़ी। मैंने उसे बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताले से बंद था। यह देखकर मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। शाम का वक्त था। मम्मी मंदिर गई हुई थीं, जो हमारे घर के ठीक बगल में है। मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी भैया लौटे। वह अंदर आते ही गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे उसे मारा, वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। मेरे हाथ में चाकू था, लेकिन उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। भैया किसकी बात कर रहे थे? मैंने खिड़की से झांक कर देखा। उनके पैरों में कीचड़ लगा हुआ था और वह नल के पास जाकर अपने हाथ पैर धो रहे थे। उनके लड़खड़ाते कदम और बेढंगा व्यवहार देखकर मुझे समझ आ गया कि वह नशे में थे। भैया को इस हाल में देखकर मैं परेशान हो गई। उन्होंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। उनका यह नया रूप मुझे डरा रहा था। उस रात मम्मी देर तक मंदिर में थीं। मैं बाथरूम में स्नान करने गई। जैसे ही पानी की धार में खड़ी थी, अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। यह एहसास इतना गहरा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झट से पानी बंद किया और चारों ओर देखा। कोई नहीं था। अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए मैंने जल्दी जल्दी स्नान किया और बाहर आ गई। बाल सुखाते हुए मैं आईने के सामने खड़ी थी कि फिर वही एहसास हुआ। इस बार ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ी।
दरवाज़ा खोलने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरा वहम नहीं हो सकता। डर और बेचैनी के बीच मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई। 3-4 बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। घबराकर मैं उनके कमरे में गई। मम्मी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थीं। उन्हें हल्के से झकझोरते हुए मैंने पूछा, मम्मी, मैं आपको कब से बुला रही हूँ, आपने सुना क्यों नहीं? मम्मी ने आंखें मलते हुए कहा, बेटी, मुझे नहीं पता। बाहर से लौटने के बाद बहुत प्यास लगी थी। पानी पीते ही मुझे इतनी तेज नींद आ गई कि कब सो गई पता ही नहीं चला। उनकी बात सुनकर मेरे माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अगर मम्मी गहरी नींद में थीं तो मुझे देखने वाला कौन हो सकता था? थोड़ी देर बाद भैया घर लौटे। उन्होंने मम्मी से कहा, मम्मी, खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। भैया की नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहते हों या मुझसे नाराज हों। उनकी नज़रों की तीव्रता ने मुझे भीतर तक डरा दिया। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। खाना खाने के बाद भैया बाहर जाने के लिए उठे, लेकिन जाते जाते वह बार बार मुड़कर मेरी तरफ देखते। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और यह मेरे मन में और भी सवाल पैदा कर रहा था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भैया मुझे क्यों देख रहे थे, जैसे उन्हें मुझसे कुछ कहना हो या फिर कोई छुपा हुआ राज हो। भैया के बाहर जाते ही मेरी घबराहट बढ़ गई। मैंने तुरंत सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर मैं उनके कमरे में जाकर कुछ और खोजने की कोशिश करूंगी। मेरे कदम उनके कमरे की ओर बढ़ने लगे और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे में घुसते ही अलमारी की तरफ बढ़ी। मेरा मन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मैं यह सोचकर रुक नहीं सकती थी कि भैया के कमरे में कुछ ऐसा छिपा हो जो मैं जानना चाहती थी। जैसे ही मैंने अलमारी को खोलने की कोशिश की, अचानक से मुझे भैया की आवाज़ सुनाई दी। वह कमरे की ओर आ रहे थे। मेरी पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई थी। मेरे शरीर में जैसे बर्फ की ठंडक दौड़ गई और मैं पूरी तरह से सन्न रह गई। बिना सोचे समझे मैंने जल्दी से दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश की और पूरी तरह से चुप हो गई। थोड़ी देर बाद भैया कमरे में आए और उन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई थी। वह इधर उधर देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह से चौकस हो गई थीं, जैसे उन्हें किसी के कमरे में होने का शक हो। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी नज़रों में एक डर था, जैसे वह किसी साजिश का हिस्सा हों। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वह मुझे नहीं देख पाए। भैया अलमारी के पास गए और उसमें कुछ ढूंढने लगे। उनकी हर एक हरकत पर मेरी नज़रें टिक गईं। वह पूरी तरह से सतर्क थे, जैसे उन्हें यह लग रहा हो कि कोई उनके कमरे में घुस आया है। फिर भैया ने अचानक से अलमारी से एक धारदार चाकू और कुछ गोलियां निकालीं। मेरा दिल घबराहट से भर गया और मेरी सांसें रुक सी गईं। वह गोलियां बेहोशी और नींद की गोलियां थीं। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। भैया के पास यह सब क्यों था? वह गोलियां और चाकू, ये सब क्या वह किसी बुरे इरादे से रखे हुए थे? भैया ने बहुत जल्द वह सब अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं चुपके से उनके कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से घबराया हुआ था। मैंने जो देखा था उसे सोचने की कोशिश करते हुए मैं बहुत परेशान हो गई। अब मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर भैया के पास ये सब चीजें क्यों थीं? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रहे थे? क्या उनका यह खतरनाक सामान किसी साजिश से जुड़ा हुआ था? यह सब सोचते हुए मैंने फैसला किया कि मैं मम्मी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे शक था कि अगर मैं मम्मी से कुछ कहती तो वह डर सकती थी। इसके बजाय मैंने खुद ही इस रहस्य का पर्दाफाश करने का ठान लिया। भैया के हर कदम पर अब मुझे पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वह कर रहे थे वह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। मुझे गहरी चिंता और डर दोनों थे, लेकिन अब मुझे लगता था कि मैंने अपनी राह चुन ली थी। इस रहस्य को हल करने के लिए मैं हर संभव कदम उठाऊंगी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। अगले दिन जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकली, वह गायब हो गया।
फिर जब मैं अपने कमरे में बाल सुखा रही थी, मुझे फिर वही एहसास हुआ कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं भैया ही तो मुझे नहीं देख रहे, और भैया ने अपने कमरे में किसी को भी जाने से मना क्यों कर रखा था। आखिर ऐसा क्या था उनके कमरे में और उनकी अलमारी में। फिर एक दिन मैंने मौका देखकर भैया के कमरे में जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर गई और अलमारी खोली तो जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया की अलमारी में एक लाल साड़ी, एक धारदार चाकू सिंदूर की डिब्बी, कुछ चूड़ियां और पंडित जी के कपड़े रखे थे। वहां पर भैया के कॉलेज के कोई भी दस्तावेज नहीं थे, न ही कोई किताब। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने यह सब मम्मी को न बताने का फैसला किया। एक दिन शाम का वक्त था। मम्मी बगल वाले घर में गई हुई थी और मैं मंदिर गई हुई थी। मैंने अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर उतारी और पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के अंदर चली गई। जब मैं पूजा करके लौट रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मम्मी मेरे सामने बैठी थी और मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे, उन पर मिट्टी लगी थी। मुझे नीचे बहुत दर्द हो रहा था और मैं ठीक से ना बैठ पा रही थी, नहीं चल पा रही थी। मैं खुद को देखकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मंदिर से थोड़ा दूर चलने के बाद किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ा और मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे मन और दिमाग में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था कि यह सब किसने किया होगा। मैं जैसे सदमे में चली गई थी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया और बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती। बार बार वो पल मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा था, और उसके बाद का सब कुछ अंधकार में था। मैं जिंदा तो थी, लेकिन जैसे मेरी आत्मा ही मर चुकी थी। मेरा दिल हर वक्त उसी क्षण को याद कर रहा था जब किसी ने मुझे पकड़ा था। एक बात जो मुझे याद आई, उससे थोड़ा सुकून मिला। जिसने मुझे पकड़ा था उसके हाथ पर पीले कपड़े और लावा बंधा हुआ था और उसने हवाई चप्पल पहन रखी थी। मैं सोचने लगी कि वह कौन हो सकता है जिसने मेरे साथ यह सब किया था। मेरे दिल पर लगे घाव मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब तो मुझे अपने शरीर से भी घिन आने लगी थी। जिस दिन से यह घटना हुई तब से मेरे भैया भी घर से गायब थे। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी और मेरे मन में सवालों का बवंडर मच चुका था। मैं किसी भी हालत में यह जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे चेहरे पर जो नाखूनों के निशान थे वे मेरी आत्मा पर लगे दागों से कम नहीं थे, जो मुझे अंदर से खत्म कर रहे थे। मम्मी बार बार मुझे खाने के लिए कह रही थीं, बेटा कुछ खा लो, लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल गूंज रहे थे, वह पीले कपड़े वाला आदमी कौन था। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी भैया और मेरा क्या रिश्ता है। मम्मी ने कहा, भैया तुम्हारे भाई हैं। फिर मैंने पूछा, भैया कहाँ है? जब से यह सब हुआ है तब से वह क्यों गायब है? मम्मी ने कहा, वह तो दूसरे शहर गया है। उसने कहा था कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है और अब वह नौकरी ढूंढने बाहर जा रहा है। जब तुम्हारे साथ यह घटना हुई उसी दिन वह गया था। अब मेरे सामने सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन मेरे मन में और भी ज्यादा सवाल पैदा हो गए थे। मुझे लगता था कि यह सब सच्चाई से कहीं ज्यादा पेचीदा था। अचानक मैंने तय किया कि मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और दौड़ते हुए भैया के कमरे में गई। कमरे में पहुंचकर मैंने अलमारी खोली और मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। अलमारी पूरी खाली थी। जैसे ही मैंने यह देखा, मेरे मन में एक और सवाल उभरा, क्या भैया ने सब कुछ छुपा लिया था? मैं फिर मम्मी के पास गई और पूछा, मम्मी सच बताओ, भैया कौन है? मम्मी थोड़ी देर चुप रहीं, जैसे वह कुछ सोच रही थी, और फिर उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उससे 1 महीने पहले ही सुमित हमारे घर आया था। तुम्हारे पापा उसे बाहर से लाए थे। पापा कहते थे कि यह बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी ने आगे बताया, तुम्हारे पापा एक रात बरसात में सुनसान पहाड़ी पर फंसे थे। गाड़ी पंचर हो गई थी और आसपास कोई मदद नहीं थी। उस वक्त उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी जहां वह रात बिताने के लिए चले गए। वहां एक लड़का था जो अकेला रह रहा था। तुम्हारे पापा ने उससे पूछा कि वह अकेला क्यों रह रहा है।
तो लड़के ने बताया कि उसके मम्मी पापा का कोई अताप आता नहीं है और उसे एक आदमी ने पाला था जिसकी हाल ही में हत्या हो गई थी। यह सुनकर पापा को उस लड़के पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ घर लाने का फैसला किया। उस दिन से वह लड़का सुमित हमारे साथ रहने लगा। पापा हमेशा कहते थे कि जितना प्यार वह अपनी बेटी को देंगे उतना ही उस लड़के सुमित को भी देंगे। उन्होंने कभी भी रोशन को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक बार की बात है, पापा और सुमित कार से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें पापा की मौत हो गई, लेकिन सुमित बच गया। उसे सिर्फ सिर में हल्की चोट आई थी। उस दिन के बाद से सुमित और मैं हमेशा घर में ही रहते थे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। मैंने हमेशा सुमित को अपने भाई की तरह माना और उसे वही प्यार दिया जो पापा ने दिया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पापा की मौत पर शक होने लगा। एक दिन मेरी डॉक्टर दोस्त ने मुझसे कहा था कि पापा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। मैंने उसी से पूरी बात जाननी चाहिए। जब मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो उसने मुझे बताया कि जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी तब वह उसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी। पोस्टमार्टम से यह पता चला था कि पापा की मौत एक्सीडेंट से हुई ही नहीं थी बल्कि उनकी मौत एक्सीडेंट के 15 मिनट पहले ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के दौरान यह भी पता चला कि उनके सिर के पीछे स्टील की नुकीली पिन लगी हुई थी जिस पर एक जहरीला लिक्विड लगा था। वह लिक्विड इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान या जानवर को कुछ ही सेकंड में मार सकता था। डॉक्टर्स को इस मामले को छिपाने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे ताकि पापा की मौत को एक्सीडेंट बताया जा सके। मेरी दोस्त ने यह भी कहा कि उस समय अस्पताल में एक आदमी पुजारी के कपड़ों में देखा गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कौन था। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से शक होने लगा था कि वह आदमी शायद मेरा भाई ही हो सकता था। यह सोचकर मेरे दिल में एक नई उलझन पैदा हुई। भैया उस वक्त छोटे थे, तो क्या वह किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ मिलकर यह सब कर रहे थे? मुझे अब यह समझने की जरूरत थी कि जो कुछ भी हो रहा था उसका असल कारण क्या था। मुझे अब सच्चाई का पता लगाना था। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी खोई हुई यादों और अपने शक को दूर करने के लिए हर हाल में सच जानने की कोशिश करूंगी। कुछ दिनों बाद एक काम से दूसरे शहर जा रही थी। रास्ते में एक मंदिर के अंदर अचानक मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। मुझे यकीन हुआ कि वह शायद मेरा भाई ही हो सकता था। वह वही आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने तुरंत गाड़ी रुकवा दी और मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची वह आदमी गायब हो चुका था। मेरा दिल धड़कता हुआ रह गया। मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह मेरा भाई ही था जिसने मुझे देख लिया और फिर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। अब मुझे यकीन था कि यह सब मेरे भाई का काम था। मुझे अब सिर्फ यही करना था कि भैया को ढूंढूं और सब कुछ जानूं। मैंने चुपके से उस मंदिर पर नजर रखना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए लेकिन भैया वहां फिर से नजर नहीं आए। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा और मैंने सोचा कि शायद वह वहां से कहीं और जा चुके थे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं भैया के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी जुटाऊं उतना ही मुझे सच के करीब पहुंचने का मौका मिलेगा। एक दिन जब मैं मंदिर से वापस घर लौट रही थी तो मैंने देखा कि भैया एक गाड़ी से उतर रहे थे। वह वही पंडित की वेशभूषा पहने हुए थे, वही कलावा और वही कपड़े थे जो मैंने उस दिन किडनैप के दौरान देखे थे। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डरते डरते उनके पास पहुंची और जैसे ही भैया ने मुझे देखा वह चौंक गए। मैंने बिना किसी देरी के उनसे सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। भैया, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे सवाल सुनते ही भैया ने तुरंत मुझे चुप कराने की कोशिश की और मुझे किनारे ले जाकर अपने साथियों को बुलाया। उन सभी ने पंडित के भेष में अपनी पहचान छिपाई थी और उनके हाथों में कलावा बंधा हुआ था। सभी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मेरे मुंह पर टेप चिपका दिया ताकि मैं चिल्ला न सकूं। करीब 3 घंटे तक मैं चिल्लाती रही लेकिन कोई भी मुझे नहीं सुन रहा था। मैं जितना भी जोर से चिल्लाती उतना ही मुझे अंदर घुटन महसूस हो रही थी। इस दौरान मेरे मन में कई सवालों का बवंडर मच रहा था। आखिर भैया ने ऐसा क्यों किया?
क्या मैं किसी खौफनाक सच का सामना करने वाली थी? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और भैया अंदर आए। उन्होंने देखा कि मैं चुप चुप सी बैठी थी। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। जैसे ही भैया ने मुझे देखा, मैं फिर से चिल्लाने लगी, भैया, आपने यह सब क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपको हमेशा अपने आदर्श के रूप में देखा, लेकिन अब आप वही इंसान बन गए हैं जो कभी हमसे बहुत दूर थे। भैया ने जल्दी से मेरी मुंह बंद करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मुझे किनारे ले गए। फिर उन्होंने मुझे कहा, नंदिनी, शांत हो जा। मैं जानता हूं तू जो सुनने जा रही है वह तुझे कभी नहीं समझेगी, लेकिन मुझे यह कहना जरूरी है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों में देखा और फिर मेरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तुझे लगता है कि पापा की मौत मेरी वजह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी अपने बेटे जैसा मानते थे। वह मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। उन्होंने मुझे कचरे से उठाया, मुझे एक घर दिया, तुझ जैसी बहन दी और मुझे माँ का प्यार भी दिया। जो वह मेरे लिए थे, मैं उनके लिए वही बनना चाहता था जो वह मेरे लिए थे। मैं कैसे उनका खून कर सकता था, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। भैया की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसमें गहरा दर्द और पछतावा भी था। उन्होंने आगे कहा, मैं और पापा एक दिन शहर जा रहे थे। पापा के फोन पर एक कॉल आई जिसमें किसी ने कहा, सेठ जी, 1 लाख रुपए तैयार हैं, जल्दी से उस खाली मकान में आ जाइए। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और हम उस मकान के पास पहुंच गए। पापा ने मुझसे कहा, बेटा, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आता हूं। मैंने हामी भर दी और वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर बाद पापा दौड़ते हुए आए, उनके सिर से खून बह रहा था। मैं घबराकर गाड़ी से उतरा और उनसे पूछा, पापा, क्या हुआ? पापा की हालत देखकर मैं और भी ज्यादा घबराया हुआ था। पापा बोले, बेटा, मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम यहां से भाग जाओ, वे तुम्हें भी मार देंगे। भैया की आवाज में गहरी चिंता और दर्द था। मुझे पापा की स्थिति देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और पापा को गाड़ी में बिठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी दूर जाने के बाद पापा ने गाड़ी रुकवाई और हम दोनों बात करने लगे। मैं रोते हुए कह रहा था, पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक ने जोर से हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। हमारी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, लेकिन पेड़ से टकराने से पहले ही पापा इस दुनिया से जा चुके थे। गाड़ी के टकराने से मेरे सर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थी। मेरे माथे पर पट्टी बंधी थी और मैंने देखा कि पापा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैंने एक चाकू सिंदूर और एक लाल साड़ी मंगवाई। उसी लाल साड़ी में चाकू बांधकर मैंने पापा के कातिल से बदला लिया। अब मुझे सिर्फ तेरा बदला लेना बाकी था। जब तेरे साथ वो हादसा हुआ था, तू बेहोश थी। तुझे उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया और मैंने प्रण किया कि जब तक तेरा बदला नहीं लूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। भैया की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैं रो रही थी और भैया मुझे दिलासा दे रहे थे, पगली, मैं तेरा भाई हूं। जिसने भी तुझसे गलत किया है, मैं उससे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। भैया ने मुझे गले से लगाया और हम दोनों बाहर आ गए। मुझे अब सुकून था कि भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भैया अब मंदिर में ही रहने लगे और सही समय का इंतजार करने लगे। मैं चुपचाप घर आई और मम्मी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरे सारे दुख अब दूर हो गए थे। भैया निर्दोष थे। अगले दिन जब मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी तो अचानक मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। यह एक डरावनी भावना थी, जैसे कोई मुझे छिपकर निहार रहा हो। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर आई और चिल्लाकर पूछा, कौन है? मैंने ध्यान से देखा कि बाथरूम का दरवाजा हल्का हिल रहा था, लेकिन भीतर कोई नहीं था। दिल में एक शंका और डर का मिश्रण था और मुझे यह एहसास हुआ कि जो मुझे नहाते वक्त देखता था वह कोई और था। यह निश्चित रूप से एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, बल्कि एक साजिश थी। यह घटना मेरे लिए एक चेतावनी की तरह थी और मैंने तुरंत भैया को फोन करके
पूरी बात बता दी। भैया ने मेरी बात पूरी तरह सुनी और समझा। वह जान गए कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है और हमें सच का पता लगाना जरूरी है। अगले दिन भैया मंदिर से वापस आए और हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। भैया ने मुझे समझाया कि हमें इस किडनैपर को पूरी तरह से पकड़ने के लिए एक रणनीति अपनानी होगी। हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी थी। योजना के अनुसार मैंने फिर से नहाने का बहाना बनाया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से। भैया बाहर खड़े रहे ताकि वह किसी भी स्थिति को संभाल सकें। दरवाजे का लॉक मैं हमेशा की तरह खुला छोड़ दी थी ताकि किडनैपर का ध्यान आकर्षित किया जा सके। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि हम इस बार उसे पकड़ने में सफल होंगे। जैसे ही मैंने नहाना शुरू किया, वही परछाई फिर से दिखाई दी। अब तक मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह वही व्यक्ति था जो मुझे पहले भी देख चुका था। मैं घबराई और जोर से चिल्लाई। भैया ने एक पल भी गंवाए बिना उस आदमी को पीछे से पकड़ लिया। वह आदमी किडनैपर था और अब तक भैया को यह पूरा यकीन हो चुका था। भैया ने उसे बुरी तरह से पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हमें चैन की सांस मिली। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद किडनैपर की असली पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी और वह सवाल मेरे मन में था कि आखिरकार वह कौन था। कुछ दिन बाद भैया ने मंदिर में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं भी उनके साथ जाती, क्योंकि अब मुझे भी महसूस हुआ कि हमें हर एक घटना पर नजर रखनी चाहिए। एक शाम जब हम दोनों मंदिर गए, वहां एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति पंडित के वेश में था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। उसके हाव भाव और चाल ढाल से मुझे यकीन हो गया कि वह असली पुजारी नहीं हो सकता। उसने वही कलावा पहना हुआ था जो मैं पहले देख चुकी थी, और उसके शरीर से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जिसे मैं पहचान चुकी थी। वह आदमी मंदिर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। तुरंत मैंने भैया को इशारे से बताया। भैया ने बिना देर किए उसकी तरफ दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह आदमी मुझे देखकर घबराया और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। उसकी यह घबराहट देखकर भैया ने तुरंत समझ लिया कि वही वह किडनैपर है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। भैया ने उसे वहीं पर पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। मैंने भी उसकी गिरफ्तारी में मदद की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमें पूरा यकीन हो गया था कि किडनैपर वही आदमी था और उसकी सजा अब निश्चित थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसका गुनाह उसे भुगतना ही था। इस सब के बाद हमें दिल से राहत मिली, क्योंकि हम अंततः सच्चाई तक पहुंच चुके थे। भैया और मैंने अपने जीवन की कठिन यात्रा को इस विजय के साथ पूरा किया और अब हम दोनों एक दूसरे के लिए और भी मजबूत हो गए थे। भैया का प्यार और समर्थन मेरे लिए हमेशा अनमोल रहेगा और मुझे यकीन था कि अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।